So in our last lecture, we finished work. So last lecture में हम लोगों ने वर्क फिनिश कर दिया था. अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग एनर्जी. तो एनर्जी का मतलब होता है कैपेसिटी टू डू वर्क. अब एक बात बताओ, कैपेसिटी टू डू वर्क इसका मतलब क्या है? अगर हम इसकी हिंदी में ट्रांसलेट करें, इसका मतलब बनेगा किसी भी काम करने की क्षमता. जैसे कई बार हम लोग बोलते हैं कि भाई चल एक काम कर, हम जैसे फुटबॉल वगैरह खेलते हैं, एक गोल पोस्ट से दूसरी गोल पोस्ट पे किक मार के दिखा तू, कितना तेरे बस की नहीं दूर मारनी. या फिर हम लोग कई बार थ्रो करते हैं कि भाई जब बाउंड्री से थ्रो डायरेक्ट मार के दिखा कि भाई तेरे बस की नहीं है. वो जो हम बस की वाली बात करते हैं उसका मतलब होता है कैपेसिटी, कि हमारे अंदर ये काम करने की क्षमता है या नहीं है. तो किसी भी चीज के लिए, कोई भी काम करना है हमें, वी नीड सम सॉर्ट ऑफ अ एनर्जी. हमें एक चीज चाहिए होती है जिसकी वजह से हम लोग वो काम कर सकते हैं, और उस चीज को हम लोग बोलते हैं एनर्जी. ठीक है, समझ में आ रही बात? तो एनर्जी क्या होती है? कोई भी काम हो, हमारी बॉडी है, अगर हमारी बॉडी सांस ले रही है उसके लिए भी हमें एनर्जी चाहिए. अब एनर्जी चाहिए हमारी बॉडी को, हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने से हमें एनर्जी मिल गई. अब कोई स्कूटर है या कोई कार है, पेट्रोल डालते हो, डीजल डालते हो तो उसको एनर्जी मिल गई. आजकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ गया है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्या है, उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रही है. तो हमारी बॉडी के लिए जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है उससे बोल देते हैं हम लोग न्यूट्रिएंट. और जो बाकी और चीजें हैं जैसे पेट्रोल या डीजल है, ये क्या हो गया? उन पर्टिकुलर चीज के लिए, उस पर्टिकुलर व्हीकल के लिए, उस पर्टिकुलर चीज के लिए दीज आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी. तो एनर्जी का मतलब होता है कैपेसिटी टू डू वर्क, एंड यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल. जूल ये एक साइंटिस्ट का नाम था, उनके नाम के ऊपर हमने लिख दिए जूल. ठीक है, चलो थोड़ा सा एक बार जरा एनसीईआरटी में देखते हैं कि एनर्जी के बारे में ये क्या बोलते हैं. आ जाइए इधर फटाफट. पेज नंबर है आपका एनसीईआरटी में 149. तो ये कहता है कि लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी, द डिमांड फॉर एनर्जी इज एवर इंक्रीजिंग. सो हमारी लाइफ है वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है एनर्जी के बिना. डे टू डे हमारी एनर्जी जो है की डिमांड बढ़ती जा रही है. आप न्यूज़पेपर में देखते हैं कि भाई हर बार नया पावर प्लांट बनाना पड़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी चाहिए होती है, फिर सन एनर्जी से हम लोग कुछ ना कुछ चीजें करने की कोशिश करते हैं. सो हर एक चीज के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी को हम लोग कंज्यूम करने की कोशिश कर रहे हैं. कुछ एनर्जी है जो कि रिन्यूएबल होती है, कुछ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं. जैसे विंड एनर्जी है, वो कभी खत्म ही नहीं हो सकती, करे जा रहे हैं यूज हम लोग. सोलर एनर्जी है, वो कभी खत्म ही नहीं होगी, यूज करे जा रहे हैं हम लोग. बट फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोल वगैरह है, वो एनर्जी थोड़े टाइम बाद खत्म हो जाएगी. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो एनर्जी वर्ड है इसको हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं पे यूज करते रहते हैं. जैसे ये क्रिकेट बॉल है, उसको मारने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है. फुटबॉल है, उसको मारने के लिए हम लोग एनर्जी चाहिए होती है. कई बार आपने देखा होगा हम लोग कैच कैच खेलते हैं, तो कैच कैच में कौन कितनी ऊपर तक बॉल फेंकेगा, उसके लिए क्या है, हमें एक एनर्जी चाहिए. सो उसके लिए हमें एक सर्टेन कैपेसिटी और एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए उस वर्क को करने के लिए, और वो जो चीज होती है उसे बोलते हैं हम लोग एनर्जी. ठीक है, तो ये सब इसमें यहाँ पे सारे सारे एग्जांपल दे रखे हैं कि क्या क्या एनर्जी से क्या क्या चीज होती है. अब एक बात बताओ, जब भी कभी कोई भी ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट हैविंग ए कैपेसिटी टू डू वर्क इज सेड टू बी पोजेस सम एनर्जी. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई काम करने की कोई क्षमता है तो इसका मतलब उसके अंदर वो एनर्जी है. अगर मैं मन्नू को बोलता हूँ कि मन्नू, जो आपके सामने चेयर रखी हुई है, इस चेयर को उठाइए और उसको साइड में दूसरे रूम में जाके रख दीजिए, इसका मतलब मन्नू possess some energy to do work, to lift that chair and to put it somewhere else. Clear? So the object which does possess energy and the object on which the work is done gain the energy. अब सपोज करो आपने फुटबॉल खेल रहे हो, ठीक है, अब फुटबॉल खेल रहे हो, या फिर आप कभी वो देखा है आपने, मतलब फुटबॉल की जगह कंचे खेल रहे हो सपोज करो. अब कंचे खेलने में क्या होता है, जरा एक बार ध्यान से देखो. अभी कंचे का आपको एक चीज दिखाते हैं यहाँ पे. सपोज करो आप लोग कंचे खेल रहे हैं, इंग्लिश में हम लोगों ने बोल दिया मार्बल. ये है मार्बल वन, ठीक है, और ये आपके हाथ में एक मार्बल है. आपने इस मार्बल से फोर्स लगाया, आपने इस पे फोर्स लगाया, ठीक है. अब इस पे फोर्स लगाओगे तो क्या हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया. ठीक है, ये कंचा उठ के यहाँ पे टक्कर खाएगा, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन हो रहा है. तो यानी दिस पर्टिकुलर मार्बल पे वर्क डन हुआ,
वर्क डन होने से इसके अंदर क्या हुआ, एनर्जी आई। अब ये एनर्जी इसने पोजेस करी, इसने इस पे जाके स्ट्राइक करा। अब इसने क्या करा, अपनी इस एनर्जी से इसके ऊपर एक फोर्स पैदा करा, एक फोर्स लगाया, और इस फोर्स से इसके अंदर अगेन क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गई, और ये यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, तो अगेन ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुई, तो अगेन यहाँ पे क्या हो गया, वर्क डन हो गया, इनटू डी, वर्क डन हो सकता है ये वर्क डन कम हो, ज्यादा तो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कुछ भी चीज हो सकती है इसके अंदर इस वर्क डन के लिए। तो कोई भी एनर्जी, कोई भी ऑब्जेक्ट होती है जिसपे कोई वर्क डन हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट एक एनर्जी को पोजेस करती है, उसके अंदर एक एनर्जी होती है, और ये एनर्जी ट्रांसफरेबल होती है। जैसे कि मैंने बताया, इस मार्बल से ये एनर्जी इस दूसरे मार्बल में ट्रांसफर हो गई। ठीक है, क्लियर। तो यही चीज इसने यहाँ पे बताई है, द ऑब्जेक्ट विच डज वर्क लूज एनर्जी। अब जरा ध्यान से देखो, हमने इसमें क्या था, वर्क डन करा इसके ऊपर। अब अगर मैं किसी ताकत से मैं कोई थ्रो फेंकता हूँ, तो मैंने अपनी ताकत लगाई और उस थ्रो में, उस बॉल के अंदर वो एनर्जी को डाल दिया, तो मैंने थोड़ी बहुत अपनी एनर्जी लूज करी, और वो सारी की सारी एनर्जी किस में आ गई, उस बॉल के अंदर आ गई। ठीक है, अब सपोज करो इस मार्बल में सारी एनर्जी आ गई। अब इस मार्बल ने जब इस सेकंड मार्बल को स्ट्राइक करा, तो ये रुक जाएगा थोड़ी देर बाद, और ये एकदम मूव करने लग जाएगा। इसका मतलब वॉट एवर द एनर्जी इज देयर इन दैट मार्बल, इट इज ट्रांसफर्ड टू दिस फर्स्ट मार्बल, एंड दिस एनर्जी विल मूव इट। क्लियर, उस पर एक फोर्स लगा, और उस फोर्स ने उस एनर्जी को पोजेस किया, और वो उसके आगे भाग गया। क्लियर, तो इसका मतलब दिस मार्बल लूज एनर्जी as it strikes that marble and this will gain energy. So जब भी कभी स्ट्राइक होता है, कुछ होता है, एक कोई चीज होती है that is going to lose energy, and the other one is going to gain that particular energy. Clear? Hardik and Manu, is that clear, भाई? The object which does work, जो काम कर रहा है, that lose energy, and the object on which the work is done is going to gain energy. ठीक है? Now how does an object with energy do work? अब कोई भी ऑब्जेक्ट एनर्जी से काम करता कैसे है? एन ऑब्जेक्ट दैट पोजेस एनर्जी कैन exert a force on the other object. When this happens, the energy is transferred from the former to the later. अभी मैंने आपको बताया, जिस ऑब्जेक्ट के पास में एनर्जी होती है, वो दूसरी ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाता है, और उस फोर्स लगाने से एनर्जी एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाती है। क्लियर? ओके, and the second object may move as it receives energy and therefore will do some work. अब ये जो सेकंड, अब जो फोर्स लगा सेकंड ऑब्जेक्ट के ऊपर, हो सकता है उसकी शेप चेंज हो जाए, हो सकता है उसकी डिस्प्लेसमेंट हो। अगर उसकी शेप चेंज होती है तो हम लोग उसको बोलेंगे कोई वर्क डन नहीं हुआ। अगर उसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई तो हम बोलेंगे हाँ भाई उसके अंदर वर्क डन हो गया। क्योंकि वर्क डन की डेफिनेशन क्या कहती है कि भाई जब भी कभी फोर्स लगता है तो देयर मस्ट बी ए डिस्प्लेसमेंट, उसकी डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क इज डन, अदरवाइज रियली सॉरी, कोई वर्क नहीं करा आपने। तो दस फर्स्ट ऑब्जेक्ट हैड a capacity to do work. This implies that any object that possess energy can do work. इसका मतलब यह है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास में, जो कि वर्क डन कर रही है, जिसके पास में वर्क डन कर रही है, तो इसका मतलब उसके पास एनर्जी है। और इसको उल्टा भी बोल सकते हो, जिस ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी है वो वर्क डन कर सकता है। ठीक है, ये वही वाली बात है, भाई मेरे अंदर एनर्जी थी तो मैंने ये काम कर दिया, मैंने ये काम कर दिया तो इसका मतलब मेरे अंदर एनर्जी थी, तभी तो मैंने वो काम किया। अगर एनर्जी नहीं होती तो मैं वो काम नहीं कर पाता कोई भी। ठीक है, तो ये बात हो गई। चलिए, अब एनर्जी की यूनिट हमने पढ़ी है क्या, जूल। सो 1 जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। सो अगर मैं कहता हूँ कि भाई 1 जूल एनर्जी क्या होती है, तो 1 जूल एनर्जी का मतलब है कि 1 जूल ऑफ वर्क डन कर लेना इज नोन एज 1 जूल ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है एनर्जी की यूनिट, और अभी बताता हूँ मैं आपको। एनर्जी की यूनिट एक और भी हो सकती है, किलो जूल, और किलो जूल का मतलब 1000 जूल। ठीक, अब जरा यहाँ पे देखो, वर्क डन की हमने क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर आपको ध्यान से देखो जरा, हमने यहाँ पे स्लाइड थी हमारी। हाँ,
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट था, वर्क डन यहाँ पे, ठीक है। वर्क डन की यूनिट क्या लिखी थी हमने? हमने कहाँ पे लिखा हुआ वर्क डन की यूनिट? हमने यहाँ पे नहीं करा क्या वर्क डन की यूनिट के बारे में? हाँ, ये था ना, देखो वर्क डन की यूनिट हमने क्या कर दी, जूल बताई थी यहाँ पे। तो वर्क डन और एनर्जी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अब हम देखते हैं 1 जूल ऑफ एनर्जी। वन जूल ऑफ एनर्जी का मतलब क्या हुआ? वर्क डन ऑफ 1 जूल। 1 जूल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑफ 1 जूल। और 1 जूल वर्क डन का मतलब क्या है? व्हेन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स will displace an object by 1 meter. Clear? So 1 joule of energy means when, or 1 joule of energy is required to displace object by 1 meter with 1 न्यूटन फोर्स। ठीक है, यानी किसी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर को डिस्प्लेस करने के लिए सपोज करो मैंने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो उसमें मैंने कितना वर्क डन करा, वो वर्क डन बोला जाएगा 1 जूल। अब इसके अंदर आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू ए इंटू डी, यानी कितना फोर्स लगाया, फोर्स सॉरी मास इंटू एम इंटू ए कर सकते हैं इसको अंदर हम। यानी 1 kg की ऑब्जेक्ट है, उसकी एक्सेलरेशन हुई 1 मीटर स्क्वायर और 1 मीटर तक की। ठीक है, इसको ध्यान से देखो, 1 जूल ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू, इसका क्या मतलब हुआ? 1 जूल ऑफ वर्क डन का मतलब क्या है? 1 जूल ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, यानी एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। फाइन, नाउ सपोज 1 kg ऑब्जेक्ट है, इसकी डिस्प्लेसमेंट होती है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 1 मीटर। यानी कोई 1 kg का ऑब्जेक्ट है, उस पर फोर्स लगाया गया, ठीक है, उस पर फोर्स लगाया गया, उस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन हो गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वो कितनी देर से रही? वो 1 मीटर के डिस्टेंस तक रही। तो 1 kg ऑफ ऑब्जेक्ट पे मैं फोर्स लगाता हूँ या उसकी एक्सेलरेशन करवाई जाती है, जो कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से है, 1 मीटर तक लगातार उसकी एक्सेलरेशन होती है। उस एक्सेलरेशन को करने के लिए, उस वर्क डन को उस जगह से ए से बी तक पहुंचाने के लिए जितना वर्क डन मुझे करना पड़ेगा, उस वर्क डन को बोलते हैं हम लोग 1 जूल ऑफ वर्क डन। ठीक है, और उसमें जो एनर्जी लगेगी उसे बोला जाएगा 1 जूल ऑफ एनर्जी। सो 1 जूल ऑफ एनर्जी is the energy required to displace 1 kg of object with 1 meter per second square acceleration to a to a displacement of 1 meter. Is that clear? तो हमारे पास जूल की डेफिनेशन आ गई, यहाँ पे समझ में आ गई ये वाली बात? हाँ जी, मनु एंड दिस वन, ये बेटा क्लियर है? मनु, हार्दिक, इज दैट क्लियर भाई? फिर मनु फिर गायब हो गया। चलिए, तो ये डेफिनेशन है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो अब एनर्जी हमारे पास आती है 2 टाइप की। नाउ वी विल स्टडी
टाइप्स ऑफ एनर्जी, सॉरी 2 टाइप की नहीं, एनर्जी हमारे पास काफी सारी टाइप की होती है। फर्स्ट आती है मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, विंड एनर्जी, साउंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, और दुनिया भर की एनर्जी आती है। ठीक है, और ये एनर्जी एक टाइप से दूसरी टाइप में भी इजीली कन्वर्ट होती जाती है, उसको हम लोग पढ़ेंगे अभी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाली चीज के अंदर। ठीक है, जैसे कि सपोज करो विंड मिल है, अब हवा चल रही है, हमने उसमें विंड मिल लगा दिया, तो विंड एनर्जी इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी। फाइन। अब हमारे घर के अंदर ये बैटरी होती है, इन्वर्टर है, इन्वर्टर के अंदर क्या है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले लीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उससे क्या होता है, पंखा चल रहा है तो वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। जनरेटर है, जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हमारे पास ये दुनिया भर के एनर्जी के एक्सचेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, अभी मेन हमें बात करनी है क्लास 9th के लिए मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। मैकेनिकल एनर्जी 2 टाइप की होती है, एक होती है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, और एक आती है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, द टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी पोजेस्ड बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोटेंशियल एनर्जी इज बिकॉज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है मोशन की वजह से एनर्जी होना, एंड पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है पोजीशन की वजह से होना। चलिए अब हम इन दोनों को डिटेल में पढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी, इट इज एनर्जी possessed by the object because of motion. फाइन। चलिए अभी हम लोगों ने वर्क डन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, नाउ रिलेशन बिटवीन वर्क डन एंड काइनेटिक एनर्जी, और यू कैन से दैट derivation of formula for kinetic energy। चलिए हमने वर्क डन के बारे में पढ़ा था, F इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दैट इज बाय डेफिनेशन ऑफ वर्क डन। फाइन। एंड W is equal to F into A into D, सॉरी M into A, F की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पे, we know that force is equal to mass into acceleration। So we can F is equal to M into A, ये किसने बताया था, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और न्यूटन अंकल सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन अंकल, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। ओके जी, अब इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आपको याद हो तो क्या क्या थी इक्वेशन ऑफ मोशन। एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। याद है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? नहीं बेटा, ग्रेविटेशन लॉ में नहीं था ये, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन था ये। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें याद है कुछ इस तरीके से थी। अगर मैं इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से एक्सेलरेशन कैलकुलेट करूं तो 2s नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर के अंदर, तो v स्क्वायर माइनस
U square is equal to 2s, ये मेरे पास आता है. Now put this into equation number 2. So W is equal to m into, in place of acceleration, it will be v square minus u square divided by 2s into d. अब ये s क्या है? डिस्प्लेसमेंट था यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट कैंसिल आउट. ओके, सो दिस विल बिकम हाफ m v square minus u square. So this is work done, and this work done is known as kinetic energy. And suppose if u is equal to 0, it means kinetic energy will be equal to half m v square. Got it? Clear? So this will be the derivation of, or you can say relation of, work done and kinetic energy. So you have to do like this whole. Fine. Now we will do relation between kinetic energy and kinetic energy and momentum. Okay. Now kinetic energy is equal to half m v square. This is the formula of kinetic energy that we have done, and momentum is represented by P is equal to m into v. This is the formula for momentum. Now kinetic energy is equal to half m v square. Multiply by m both sides. ये equation 1 थी, multiply m by both sides in equation 1. Equation 1 में m से multiply में दोनों साइड से कर दिया multiply, तो कोई change नहीं होगा. So m into kinetic energy is equal to half m v square into m. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. 2 ऊपर चला गया तो 2m into kinetic energy आ गया यहाँ पे, is equal to m square v square. इसका मतलब 2m into ke is equal to mv whole square. ये इक्वेशन मेरे पास आ गई 2. Now we know that mv is equal to p. अब ये इक्वेशन की सपोज करो 3. Now स्केयरिंग इक्वेशन 3. अगर मैं थर्ड इक्वेशन को स्केयरिंग बोथ साइड कर देता हूँ, बोथ साइड स्केयरिंग, तो p square is equal to mv whole square. Now mv whole square is equal to p square. It implies equation 2 will become 2m ke is equal to p square, or p will be equal to under root 2m into kinetic energy. So this is the relation between kinetic energy and momentum. Got it? Clear? Hardik, is that clear, beta? चलिए. Yes, P is the momentum. Fine. P का मतलब क्या है? P is momentum. P is चलो जी. Okay. So this is about the kinetic energy. अब इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग अभी बाद में करेंगे. अभी हम करते हैं अब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में. Potential energy. The potential energy is the energy possessed by object due to its
पोजीशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है, सपोज करो ये ग्राउंड है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखी हुई है इस जगह पे, ये हाइट है मेरे पास h हाइट, फाइन। एट दिस पॉइंट u इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे एक्सेलेरेशन क्या लग रहा है इस पे, स्मॉल g, क्लियर, एक्सेलेरेशन स्मॉल g होगा। सो वर्क डन इज इक्वल टू f इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितनी है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू h, फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड हियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g, so force will become m into g. This is equation 1, equation 2, and this is equation 3. Now put second and third in equation 1. So w is equal to m into g into h, which is equal to potential energy. Clear? Got it? So potential energy is equal to w is equal to m into g into h. Any doubt with this? Clear है potential energy क्या होती है? चलिए जी, अब आता है हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक। ओके, अभी तक हमने देखो एनसीईआरटी में दिखाया था आपको, हमने क्या करा, हमने फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़ लिया। मैकेनिकल एनर्जी इज कंपोज्ड ऑफ पोटेंशियल प्लस हीट, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, ये सब एनर्जीज होती है, हमने पढ़ लिया ये। हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ लिया। द ऑब्जेक्ट इन मोशन पोजेस एनर्जी एंड वी कॉल दिस एज अ काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो बाय द डेफिनेशन वी कैन से दैट, एक सेकंड, हाँ, so by the definition we can say that the kinetic energy of a body moving with a certain velocity is equal to the work done on it to make acquire that velocity. So किसी भी ऑब्जेक्ट में जो भी हम लोग उसके अंदर वर्क डन कर रहे हैं, उसे एक पर्टिकुलर वेलोसिटी की पाने के लिए, उसको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी एक्वायर करने के लिए, तो वो जो वर्क डन के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए होती है उसे बोल देते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, so kinetic energy is the energy possessed by the body which is required to move it up to with a certain velocity. ठीक है, अभी इसके फॉर्मूले हम लोग ये एनर्जी के क्वेश्चंस बाद में करते हैं, किया गया। देन हमने पोटेंशियल एनर्जी की बात करा। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है, अब सपोज करो ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को आपने एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे स्ट्रेच किया, तो उसके अंदर आपने क्या करा, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी, आप सॉरी पोटेंशियल एनर्जी भरी आपने। अब वो है, एरो है, इसके अंदर आपने इसको तार को पीछे खींचा, इस तार को आपने पहले ये जो स्ट्रिंग था इट वाज स्ट्रेट, आपने इसको पीछे खींचा, तो आपने क्या करा, व्हेन यू स्ट्रेच दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग ऑन द बो, इट मींस यू आर इंसर्टिंग द पोटेंशियल एनर्जी इनटू इट, आपने उसकी पोजीशन चेंज करी। इज दैट क्लियर? So potential energy is stored in the bow due to change in its shape and thus it can be used to convert into kinetic energy. और जैसे ही उस पोटेंशियल एनर्जी को छोड़ा, ये जो एरो था ये भाग के आगे चला गया, so that is potential energy is converted to kinetic energy. Clear? So potential energy is converted to kinetic energy, ये हमेशा कुछ ना कुछ सेम होता रहता है। अब ये कैसे क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। उससे पहले एक चीज है, सपोज करो ग्राउंड से मुझे एक हाइट पे एच पे किसी ऑब्जेक्ट को लेके जाना है। एक तरीका हो सकता है मैं इस तरीके से लेके जाऊं, और एक तरीका हो सकता है मैं इस तरीके से घुमा घुमा के लेके जाऊं। दोनों ही केस के अंदर द वर्क डन विल बी सेम। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ टेकन। उसे पाथ से मतलब नहीं है किस तरीके से आ रहा है, इनिशियल और फाइनल चीज पे कैसे आ रहा है, बस ये मतलब है। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन की हाइट में कितना डिफरेंस है, so that is not the potential energy. How it is covered, वो पाथ क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। कैसे?
क्या देखिए, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, लेट इट बी रेज्ड बाय द ग्राउंड, जो हमने अभी फॉर्मूला डिराइव किया था, तो हमने ये फॉर्मूला डिराइव करा, तो वर्क डन इज इक्वल टू mgh हमारे पास आ गया. So thus we can say that potential energy is equal to mg, that is mass into acceleration to gravity into the height obtained. ठीक है. अब इसी को हमने क्या करा, एक a से b गया और एक a to b इस तरीके से गया, पाथ डिफरेंट डिफरेंट सेकंड पाथ पे. नो, अगर हम इस पाथ में देखते हैं, a से सपोज करो ये एक फर्स्ट पोजीशन पे गया, यहाँ पे एक एनर्जी आई. ठीक है. इसके बाद ये जो पोजीशन थी, इधर से इधर गया, जब ये लेफ्ट की तरफ, सॉरी राइट की तरफ से मुड़ गया, तो यहाँ पे क्या वर्क डन 0 था. फिर दोबारा से आया, कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ. फिर ये अगर लेफ्ट की तरफ मुड़ गया तो वर्क डन 0, फिर यहाँ पे वर्क डन हुआ. सो वर्क डन विल बी इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन. ये 3 वर्क डन हमारे पास हुए, तीनों को ऐड करोगे तो इसके सेम आएगा. तो इसका मतलब वॉट एवर द पाथ इज फॉलोड इन बोथ द केसेस, द हाइट कवर्ड इज ओनली h. ठीक है, चलो ध्यान से देखो इधर. तो पोटेंशियल एनर्जी इज independent of path followed. सपोज करो ये ऑब्जेक्ट थी, फाइन, ये हाइट, इसका मास मैंने ले लिया m kg. दिस इज पाथ 1. ये हाइट h, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट पहले ऐसे गई, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये, फिर ये, इस तरीके से यहाँ पे आई. ठीक है. फर्स्ट दिस, लाइक दिस, एंड देन दिस, एंड देन दिस, एंड दिस. दिस इज योर पाथ 2, जैसा कि एनसीईआरटी में दिया हुआ. ठीक है. इन बोथ द केसेस height is h only. Suppose this is O, A1, A2, A3, A4. This is A5. So 0 to A1, suppose करो height थी ये h1, this is h2, and this is h3. Clear? So यहाँ पे क्या लगेगा, mgh1 OA, A1 से A2. Is there any change in height? No. So work done will be equal to 0. ठीक. A2 से A3, अगेन H2 चेंज हो गया, तो mg H2, A3 से A4, work done will be 0. Again, there is no change in height. Then A4 to A5, mg H3. इन तीनों को ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, m into g into h. So it means that whatever the path is followed, that potential energy is same, or path followed is not going to affect potential energy. Only height matters. ठीक है जी, क्लियर. पाथ किस तरीके से फॉलो हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हाइट मैटर करती है. वो कहते नहीं कई बार जब लास्ट में क्रिकेट खेलते हैं तो उल्टे उल्टे सीधे कहीं से भी लप्पेबाजी मार के रन बनने चाहिए, कैसे आ रहे रन उससे मतलब नहीं है हमें, बस रन बनने चाहिए. तो सेम ऐसा ही है, ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे कैसे भी आ जाए हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बट सिर्फ उसकी इनिशियल और फाइनल में चेंज होना चाहिए. दैट इज व्हाट द मेन रिक्वायरमेंट. ये हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी. क्लियर हो गई बात. ठीक है. अब इस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग हायर क्लास पे जाके स्प्रिंग के अंदर किस तरीके से होती है और बाकी पोजीशन की वजह से क्या चीज होती है, तो हम काफी सारी चीजें आगे पढ़ेंगे, बट अभी वो आपकी क्लास में नहीं है, तो अभी वो फालतू पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है अभी इसके अंदर.
तो स्प्रिंग के अंदर किस तरीके से चेंजेस होते हैं वो सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए हाइट, ये हम लोगों ने पढ़ा। और इसमें एक बात हमें याद रखनी है, दैट इज वॉट एवर द पोटेंशियल एनर्जी इज, इट इज कन्वर्टेड टू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही चीज की वजह से यहीं पे एरो के अंदर और स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, और इस लॉ को बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसको कि हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। होमवर्क के लिए आप ये जो मैंने करवाया इसको एक बार थ्योरी को सारा का सारा रिवाइज करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले इसके न्यूमेरिकल देखते हैं, एंड देन फिर हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलो, दैट इज ऑल फॉर टुडे। एंजॉय बेटा, बाय बाय।